विद्यार्थियों, मैं विनय कुमार श्रीवास, सहायक अध्यापक डीएवी इंटर कॉलेज बांदा से आज माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान के उप विषय आर्थिक विकास की समझ के प्रकरण विकास के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। बच्चों, कोई भी पाठ जब पढ़ना शुरू करते हैं तो उसका अपना एक उद्देश्य होता है और जो भी उद्देश्य होगा उसी के अनुरूप वह पाठ होगा। जैसे आज हम लोग विकास पढ़ने जा रहे हैं, तो विकास को पढ़ने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए उसके जो उद्देश्य हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है। लोगों की विकास के बारे में अलग अलग धारणाएं हैं और ऐसे उपाय हैं जिनके द्वारा हम विकास के सामूहिक सूचकांक को जान सकते हैं। देशों और राज्यों की तुलना कुछ चयनित विकास सूचकांकों के आधार पर करते हैं। आर्थिक विकास को मापा जा सकता है और आय इसे मापने की एक विधि है। इसके कुछ दोष भी हैं, इसलिए हमें जीवन की गुणवत्ता और पर्यावरण की धारणीयता जैसे सूचकांकों के प्रयोग की आवश्यकता है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का पाठ विकास। तो विकास का क्या अर्थ होता है? विकास का शाब्दिक अर्थ प्रगति होता है, यानी कि किसी भी वस्तु का बढ़ना, पहले से विकसित या पहले से और मजबूत होना विकास कहलाता है। तो यह विकास का अर्थ है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आपने देखा होगा कि पहले के समय में जो टेलीविजन था, कितना बड़ा टेलीविजन हुआ करता था और साथ ही साथ जो है आज आप उसका रूप देखते होंगे अपने घरों में, जो है कि पीछे का जो हिस्सा है, जो बड़ा सा हिस्सा रहता रहा है, वो हटा करके अब एक जो है सीधे जो है फ्लैट में आप टीवी को देख रहे हैं और आज एलईडी टीवी के रूप में देख रहे हैं, या अन्य भी जो है उसका विस्तार धीरे धीरे हो रहा है। इसी तरह से आप मोबाइल को देखेंगे तो जो मोबाइल था वह भी जो है पहले शुरुआत में आपने देखा कि ऐसे मोबाइल आए जिनसे सिर्फ बात हो सकती थी, लेकिन अब उसके बाद जो है आज के समय में आप देख रहे हैं कि वही मोबाइल बढ़ करके जो है किस रूप में आ गया है कि आज आप वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं, फोटो अच्छी से खींच सकते हैं, सेल्फी खींच सकते हैं या वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और मोबाइल के माध्यम से दुनिया की बहुत सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं और वो आपकी पॉकेट में रहता है। तो ये है आपका विकास। इसी को समझिए कि किसी वस्तु का बढ़ना, पहले से विकसित या पहले से और मजबूत होना विकास कहलाता है। तो ये उदाहरण थे विकास के अर्थ को समझने के। अब हम देखते हैं कि विकास क्या वादा करता है, क्योंकि इसमें विभिन्न व्यक्ति होते हैं और विभिन्न लक्ष्य होते हैं। अब इसको देखते हैं। भूमिहीन ग्रामीण मजदूर, जो गांव में ऐसे ग्रामीण हैं जिनके पास किसी भी तरह की कोई भूमि नहीं है, तो उसका लक्ष्य क्या है? देखिए, काम करने के अधिक दिन, यानी कि मजदूर चाहता है कि वह जो है ज्यादा से ज्यादा दिन तक कार्य करे। बेहतर मजदूरी, यानी कि वह ज्यादा से ज्यादा इच्छा करता है कि उसको अच्छी मजदूरी मिले, यानी कि अच्छा उस मजदूरी का पैसा मिले। स्थानीय स्कूलों में बच्चों की उत्तम शिक्षा। जो ग्रामीण हैं, भूमिहीन, उनकी इच्छा है कि उनके बच्चों को जो है स्थानीय स्तर पर, स्थानीय स्तर का मतलब जहां वह रह रहा होता है उसको जो है स्थानीय कहा जाता है। तो जहां पर भी वह रह रहा है वह चाहता है कि उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके और सामाजिक भेदभाव नहीं, यानी कि कोई भी
व्यक्ति इन ग्रामीण मजदूरों के साथ किसी भी तरह का सामाजिक भेदभाव ना करे, यह इसकी इच्छा है। आइए अगला देखते हैं, पंजाब के समृद्ध किसान। जो समृद्ध किसान का मतलब समझ गए आप। समृद्ध किसान का मतलब होता है बहुत ही पैसे से मजबूत होते हैं, ऐसे लोगों को जो है समृद्ध किसान कहा जाता है, उनके पास भूमि भी अधिक होती है। तो ये क्या चाहते हैं, उपज का अधिक समर्थन मूल्य। बच्चों इसमें एक शब्द है आपका समर्थन मूल्य। तो ये जो समर्थन मूल्य होता है वह सरकार के द्वारा हर एक फसल का निश्चित किया जाता है। सरकार समय पर जो है किसी भी फसल के समर्थन मूल्य को बढ़ाती रहती है। सस्ते दर पर मजदूर। अब देखिए, भूमिहीन जो ग्रामीण मजदूर थे वो क्या चाह रहे थे, बेहतर मजदूरी। लेकिन जो समृद्ध किसान है, जो मजदूरों से काम करवा रहा है, वो चाहता है कि मुझे सस्ते दर पर जो है मजदूर प्राप्त हो। उच्च पारिवारिक आय। उच्च पारिवारिक आय का मतलब हो गया कि वह चाहता है कि उसको जो है उसकी जो पारिवारिक इनकम है, आय है, वह अधिक रहे। अधिक रहने के कारण वह अपने बच्चों को विदेश में बसा सके, उनको पढ़ा सके। अगला, जैसे जो किसान है वह सिर्फ और सिर्फ खेती के लिए किस पर निर्भर है, वर्षा पर निर्भर है। इनका क्या लक्ष्य है कि सिंचाई के साधन उपलब्ध कराना। इनकी इच्छा है या इनका लक्ष्य रहेगा कि सिंचाई के जो साधन है वह इन्हें पर्याप्त मात्रा में मिलने चाहिए और किसान बैंकों से सस्ती दर पर ब्याज चाहता है। जो भी किसान है वो चाहेगा कि बैंकों से उसको ऋण मिल सके और जो ऋण मिल जाए वह कैसा हो, सस्ती ब्याज दर पर। और आप देखते होंगे कि समय समय पर किसान की फसलें नष्ट होती रहती हैं। इसके लिए किसान यह भी चाहता है कि उसकी फसलों का बीमा उसको प्राप्त हो क्योंकि अगर फसल खराब हो जाएगी और उसके पास फिर कोई विकल्प नहीं होगा। अगर बीमा होगा तो कम से कम वह जो है आगे का अपना जीवन पालन पोषण कर सकता है, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकता है। उदाहरण के रूप में और देखते हैं कि उद्योगपति, एक उद्योगपति है, वो क्या चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा बांध बने और बांध से उसको क्या प्राप्त हो, बिजली प्राप्त हो। अब ये एक उद्योगपति का लक्ष्य है कि उसको अधिक बिजली प्राप्त हो, ठीक है, लेकिन अब उसके देखिए नुकसान क्या होते हैं, ठीक है। इससे क्या होगी, जमीन जलमग्न हो सकती है, यानी कि बांध जब अधिक बनेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि जो है उससे जो जमीन है वो जलमग्न होगी। जलमग्न आप जानते ही होंगे। लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है क्योंकि जब जमीन जलमग्न हो जाएगी, जहां लोग रह रहे हैं वहां पर भी अगर पानी पहुंच गया उससे भी लोगों का जीवन जो है अस्त व्यस्त हो जाएगा। आदिवासी बेघर हो सकते हैं। जो आदिवासी होते हैं, ठीक है, वो छोटे छोटे घरों में या झोपड़ियां बना करके रहते हैं, तो वो क्या होंगे, पूरी तरह से बेघर हो जाएंगे। बेघर का मतलब होता है कि बिना घर का। तो वो क्या करेंगे कि इन बांधों का क्या करेंगे, विरोध करेंगे क्योंकि उनका जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, वो बेघर हो सकते हैं, तो वो क्या करेंगे, इसका विरोध करेंगे। तो और वो चाहेंगे क्या चाहेंगे कि सिंचाई के लिए केवल छोटे छोटे चेक डैम या तालाब बने, यानी उनकी पसंद यही होगी कि सिंचाई के लिए जो तालाब बनाए जाएं, ठीक है, वह छोटे स्तर पर हों, चेक डैम हो, यानी कि बड़े बांध ना बनाए जाएं। तो इससे दो बातें हमें क्लियर हो जाती हैं कि एक, अलग अलग लोगों के लिए विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं। दूसरा, एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास ना हो, यानी कि वह विनाश हो सकता है। लोग चाहते हैं कि उन्हें नियमित काम मिले, उनकी मजदूरी बेहतर हो, उनकी जो उपज है
उस उपज का जो उत्पादन मूल्य है उन्हें अच्छा मिले, अर्थात क्या हो गया, बेहतर आय चाहते हैं। ज्यादा आय के अतिरिक्त अन्य क्या लक्ष्य हैं लोगों के? बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा, दूसरों से आदर, भेदभाव नहीं। यानी कि वो आय तो चाहते ही चाहते हैं, लेकिन उसके अलावा भी उनके लक्ष्य हैं, और उन लक्ष्यों में ये है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपकी नौकरी लगती है कहीं पर, और वह दूर दराज के क्षेत्रों में लगती है, तो जब आप उस नौकरी को स्वीकार करते हैं तो उस नौकरी को स्वीकार करने से पहले आय के अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे कारक होते हैं जिन पर आप विचार करेंगे। कौन कौन से कारक हैं उन्हें देखते हैं कि परिवार के लिए क्या सुविधाएं हैं, काम का वातावरण कैसा है, सीखने की वहां हमें क्या अवसर प्राप्त होंगे, काम के दिनों की सुरक्षा, यानी कि कितने दिन हमको काम मिलता है, यह भी हम देखेंगे। नौकरी की सुरक्षा, नौकरी की सुरक्षा प्राथमिकता में हम रखते हैं कि भाई जब भी हमें नौकरी कहीं दूर दराज के क्षेत्र में मिलती है और पता चला कि हम नौकरी करने गए और महीने भर 4 महीने नौकरी किया और उसके बाद जो है हमें बाहर निकाल दिया गया, इसलिए हम क्या चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं। काम के घंटों की संख्या, क्योंकि जो भी हम काम कर रहे हैं उसके लिए घंटे निश्चित होने चाहिए। यह नहीं कि पता चला कि 8 घंटे की जगह जो है हमसे 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे या 20 घंटे काम लिया जा रहा है, तो उसके लिए भी जो है जो कारक हैं उस पर व्यक्ति विचार करता है। छुट्टी के दिनों की संख्या, वो यह भी चाहता है कि जो भी मैं काम करने, कहीं नौकरी करने जा रहा हूं, वहां पर मुझे जो है छुट्टी भी मिले। ये नहीं कि पता चला जो है संडे में भी काम लिया जा रहा है। अब देखते हैं कि लोगों के लिए जो है जो लक्ष्य हैं वो कैसे हैं, मिले जुले हैं। लोगों के विकास के लक्ष्य बेहतर आय के लिए नहीं होते खाली, बल्कि वह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण चीजों के बारे में भी हो सकते हैं। तो आते हैं राष्ट्रीय विकास पर। यदि लोगों के लक्ष्य अलग अलग हैं तो उनकी सोच भी राष्ट्रीय विकास के संबंध में कैसी होगी, भिन्न भिन्न होगी। देश के विकास में विभिन्न लोगों की जो धारणाएं हैं वह परस्पर विरोधी हो सकती हैं। उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे कि जो किसान होगा उसकी जो धारणा होगी अलग होगी। यही चीज व्यापारी के लिए होगी, क्योंकि व्यापारी जो होगा वह व्यापार के लिए सोचेगा, उसके लिए विकास का महत्व या विकास के संबंध में जो सोच होगी वह अलग होगी। इसी तरह से एक शिक्षक की जो सोच होगी वो विकास के लिए अलग होगी। तो हम ये देखते हैं कि यह भिन्न भिन्न लोग हैं और इनकी जो सोच है विकास के लिए वह भिन्न भिन्न है, यानी कि उनका लक्ष्य भी भिन्न है। अब आते हैं कि राष्ट्रीय जो विकास है उसमें उन्हीं लक्ष्यों को जो है प्राथमिकता में रखा जाता है जिससे जो है अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचे। तो राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय क्या है? अभी हमने देखा राष्ट्रीय विकास क्या है और अब देखेंगे कि राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय। अब सवाल यह आता है कि अलग अलग लोगों के विकास का जो लक्ष्य है वो कैसा है, अलग अलग है। तो फिर कुछ देशों को विकसित और कुछ देशों को अविकसित कहा जा सकता है। जब चीजें भिन्न भिन्न होंगी और उनकी हम तुलना करते हैं तो उनमें समानताएं और अंतर दोनों हो सकते हैं। जैसे कक्षा में विद्यार्थी की तुलना। अब हम देखते हैं कि यह उदाहरण के रूप में कि एक कक्षा है और उस कक्षा में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। अब आप
कैसे जो है उनके बीच अंतर करेंगे। जैसे कुछ बच्चे क्या हैं, बुद्धिमान हैं, ठीक। अब जो बच्चा बुद्धिमान है वह जरूरी नहीं कि वह ऊंचा हो, यानी कि उसकी ऊंचाई ज्यादा हो, और जरूरी नहीं है कि वह स्वस्थ हो, और जरूरी नहीं है कि उसकी रुचि भी वैसी हो। तो हम इनमें सब में क्या करते हैं, इसी तरह से जो है तुलना करते हैं कि जो व्यक्ति, जो विद्यार्थी जो है बुद्धिमान है वह ऊंचा नहीं हो सकता, जरूरी नहीं कि वह ऊंचा हो, और जो ऊंचा है जरूरी नहीं कि वह बुद्धिमान हो, और जो बुद्धिमान है तो जरूरी नहीं कि वह पूरी तरह से स्वस्थ हो, और जो ऊंचा है जिसकी ऊंचाई ज्यादा है वह जरूरी नहीं है कि स्वस्थ हो, या जो उसकी रुचि भी एक जैसी हो। तो यानी कि कक्षा में विद्यार्थी तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबकी रुचि या उनमें तुलनात्मक जब अध्ययन करते हैं तो वह अलग अलग निकल करके आती है। 500 है, यानी कि पहले व्यक्ति की, दूसरे की 500 है, तीसरे की भी 500 है, चौथे की भी 500 है, और पांचवें व्यक्ति की जो मासिक आय है वो 48,000 है। तो अब आप कैसे जो है देखेंगे कि अगर इनकी तुलना करेंगे, ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि देश खा के जो व्यक्ति हैं, ठीक है, इनकी जो मासिक आमदनी है बहुत कम है, लेकिन जो पांचवा व्यक्ति है इसकी मासिक आय बहुत अधिक है। तो इनका जब हम औसत निकालेंगे, औसत आप निकाल लीजिएगा, उसमें आप देख रहे हैं कि जो देश का के व्यक्ति हैं उनकी प्रति व्यक्ति आय बहुत है, और जो देश खा के व्यक्ति हैं अधिकतम वो क्या हैं, गरीब हैं। तो आय और अन्य जो मापदंड दिए गए हैं उनमें से व्यक्तिगत आकांक्षाओं और लक्ष्यों में देखा गया है तो लोग बेहतर आय के बारे में नहीं सोचते, बल्कि किन चीजों पे ज्यादा सोचते हैं, वो सोचते हैं आपका सुरक्षा, आदर, समानता, आजादी। जो मानव विकास रिपोर्ट है यह विश्व स्तर पर जो है यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित की जाती है, और इस प्रकाशित रिपोर्ट में देशों की जो है तुलना वहां के लोगों की जो शैक्षिक स्तर से, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर की जाती है। यानी वहां के लोगों का जो शैक्षिक स्तर है, उनका स्वास्थ्य कैसा है और प्रति व्यक्ति आय कैसी है, उसके आधार पर जो है मानव विकास रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो 2017 का हम उदाहरण लेंगे। इसमें हम देखते हैं कि भारत और जो भारत के पड़ोसी देश हैं, जैसे श्रीलंका हो गया आपका, म्यांमार हो गया, पाकिस्तान हो गया आपका, नेपाल हो गया और बांग्लादेश हो गया, इनसे जो है हम तुलना करते हैं। तो यहाँ पर आपका तालिका नंबर 1.6 या आपके पाठ्य पुस्तक में भी है, उसी से जो है आप देख सकते हैं। और इसमें देखिए कि जो श्रीलंका की है वो राष्ट्रीय आय यूएस यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के हिसाब से, यानी जो प्रति व्यक्ति आय है यूएस डॉलर में 2011 के आधार पर, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर यहाँ पर दर्शाया गया है। तो 11,326 डॉलर है। भारत की कितनी है? 6,353, और म्यांमार 5,567, पाकिस्तान 5,331, नेपाल 2,471, बांग्लादेश 3,677। अब अगला देखते हैं कि जन्म के समय जो संभावित आयु होती है उनमें श्रीलंका 75.5, भारत 68.8, म्यांमार 66.7, पाकिस्तान 66.6, नेपाल 70.6, बांग्लादेश 72.8। तो इसका मतलब आप समझे, यानी कि इन देशों के लोग कितनी आयु तक जीवित रहते हैं, संभावित आयु दिया हुआ है।
यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि श्रीलंका का जो व्यक्ति है वो औसतन जो है 75 साल 75.5 वर्ष यानी कि 75 वर्ष और 5 महीने उसका जीवन काल जो है दर्शाया गया है। भारत की स्थिति क्या है? 68.8 यानी कि भारत के जो लोग हैं औसत जो है एक औसत 68.8 वर्ष तक जीवित रहते हैं। इसी तरह से जो है अन्य देश भी हैं। विद्यालयी औसत आयु 25 वर्ष से अधिक 2017 का आंकड़ा इसमें दिया गया है। तो यहाँ पर जो है 10.9, 6.4, 4.9, म्यांमार आपका, पाकिस्तान 5.2, नेपाल 4.9, बांग्लादेश 5.8 और इसी तरह से इन्हीं के आधार पर एक मानव विकास सूचकांक जिसे जो है 2016 के आधार पर ये पूरे आंकड़े दिए गए हैं आपके, उसी के आधार पर इसकी रैंक निश्चित होती है। यानी कि जिसकी स्थिति जितनी बेहतर होती है, जैसे 1 है, ठीक, तो वह मानव विकास सूचकांक में सबसे अच्छा है। यानी कि वहां की जो राष्ट्रीय आय है वो बेहतर होगी, जन्म के समय संभावित आयु जो है बहुत अधिक होगी और विद्यालयी औसत आयु अधिक होगी। तो इसी के आधार पर विश्व के बहुत सारे देशों का डेटा लेकर के जो है ये सूचकांक तैयार किया जाता है। उनमें से भारत का जो पड़ोसी देश है श्रीलंका, वह इन देशों में बेहतर है क्योंकि इसकी जो मानव विकास सूचकांक में रैंक है आप देख रहे होंगे 76 है और भारत की स्थिति क्या है 1 से 23 है। बाकी देश भारत से पीछे हैं। तो इस तरह से जो है मानव विकास रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसके बाद आते हैं हम विकास की धारणीता पर। तो वर्तमान समय में जो प्राकृतिक संसाधन हैं उन संसाधनों का क्या कर रहे हैं हम असंतुलित रूप से जो है दोहन कर रहे हैं। यानी कि धुआंधार जो है प्राकृतिक जो संसाधन हमें मिले हुए हैं, तो प्राकृतिक संसाधनों में जैसे तेल हो गया, खनिज तेल और आपका भूमिगत जल है, तो क्या कर रहे हैं हम अंधाधुंध जो है इनका दोहन कर रहे हैं। तो उसमें एक उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि जैसे भारत में भूमिगत जल है, तो भारत में जो भूमिगत जल की स्थिति है वह स्थिति वर्तमान में जो है 300 जिलों में 20 वर्षों में पानी के स्तर में लगभग 4 मीटर से अधिक की गिरावट देखी गई है। कि यानी कि इतना अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है कि विगत जो है 20 वर्षों में यह स्थिति पहुंच गई है और देश की लगभग 1/3 भाग जो भूमिगत भंडार हैं, तो वहां पर अगले 25 वर्षों में हम देखेंगे कि जो है देश का लगभग 60% जो भाग है, जैसे आपका पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ पर जो है बहुत अधिक मात्रा में कृषि के लिए इनका यानी भूमिगत जल का दोहन किया जा रहा है। सिंचाई के साधनों में इनका बहुत अधिक उपयोग किया जा रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पानी का जो जल स्तर है यानी भूमिगत जो जल है वह उसकी मात्रा बहुत कम हो जाएगी और आने वाले समय में हमें एक ऐसी स्थिति से जो है आपका सामना होगा जो बहुत ही विकट होगी। तो भूमिगत जल क्या है, आपका नवीकरणीय साधनों का उदाहरण है। अब देखिए गैर नवीकरणीय किसे कहा जाता है कि गैर नवीकरण वे साधन हैं जिनका हम उपयोग करते चले आ रहे हैं और उपयोग के पश्चात तो क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देख रहे हैं कच्चा तेल। कच्चा तेल जो है भारत में कम उसका दोहन हो पा रहा है या कहें कि जो है कम मात्रा में उपलब्ध हो पा रहा है, जिस कारण से जो है हमें विदेशों के ऊपर जो है निर्भर रहना पड़ रहा है, वहां से हम इसको आयात कर रहे हैं। तो आने वाले समय में भी जो है ये जो प्राकृतिक संसाधन है
ये खत्म होते चले जा रहे हैं, इनका नवीकरण तो होना नहीं है, तो इसके लिए हमें अन्य साधनों पर भी निर्भर हो जाना चाहिए, नहीं तो आने वाला जो समय है वो बहुत ही कठिन होगा। तो इस तरह से जो है मैंने आपको विकास के विषय में बताया, और विकास के विषय में अभी भी जो है चर्चा जो है चल रही है बुद्धिजीवियों के मध्य जो है, और ये चलती ही रहेगी। इसके बाद जो है मैं आपको आपके पाठ के जो अभ्यास प्रश्न हैं वह दे रहा हूं, और इनको जो है आप अभ्यास के जो प्रश्न हैं उनको अच्छी तरह से उनका आप अध्ययन करें और सभी प्रश्नों को हल करें। धन्यवाद।